क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं था कि एकदम बहुत आगे चल जाना है। मेरा ये मकसद था कि जो मेन जो बल्क है, जहाँ पर बहुत मेन स्टूडेंट आते हैं जो 10 नंबर के अंदर, कि उसके अगर 5 नंबर आगे आ गया तो बहुत अच्छा रैंक, अगर 5 नंबर पीछे तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो वो जो बल्क है उससे मेरे को आगे जाना था। मेरा ये मतलब नहीं, मेरा ये मोटिव नहीं था कि बहुत अच्छा करना है। तो जो जनरल, तो उसमें जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब आता है, तो उसमें मैं अप्लाई किया 20-80 रूल। उसका ये मतलब है कि 20% ऑफ द सिलेबस विल अपीयर इन 80% ऑफ द क्वेश्चन। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि 20% ऑफ द सिलेबस कौन ऐसा है जो 80% ऑफ द क्वेश्चन में आ रहा है। तो जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो भी है, माय फर्स्ट प्रायोरिटी टू गेट जॉब, सो टाइम कंस्ट्रेंट हमेशा है एक पैरामीटर कि मेरे को कम टाइम में अच्छा रिजल्ट लाना है। तो ये एक कंडीशन पहले से है ड्यूरिंग द होल प्रिपरेशन। तो फिर ये मैं पिनैकल सॉल्व किया टाइमर लगा करके, ये इसलिए ताकि मेरा, जैसे मेरे कंपटीटर्स जो थे सेक्शनल दे रहे थे और मैं यहाँ प्रीवियस ईयर पिनैकल लगाऊंगा तो मैं पीछे हो जाऊंगा उन लोग से, इसीलिए मैं टाइमर लगा करके वो मतलब पिनैकल किया हूँ। और उससे फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि मैं आर्ट ऑफ स्कीपिंग सीखना चाहता था। दूसरा कि मैं वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करना चाहता था कि मेरा वीक कौन सा है, किस टाइप का क्वेश्चन मेरा दिक्कत करेगा और कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन मैं इजीली कर लेता हूं। और तीसरा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल के लिए, क्योंकि मेरे को कंपटीशन निकालना है 100%, इसमें पीएचडी नहीं करना है। तो मैंने पहले पिनैकल किया, लेकिन उसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो इजी कंसिडर किया जाता है, इजी टू मॉडरेट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एसएससी सीजीएल मेंस में कभी कभी अच्छा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, कि कोई सब चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं क्लास नोट्स को रिफर किया, वो भी कुछ टॉपिक का, सारा टॉपिक नहीं कवर किया। जो मेरे को लगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका ज़्यादा डीप में पढ़ना ज़्यादा सही लगेगा, वो मैंने किया। वो मेरा पर्सनल था, मतलब मैं अपने वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखते हुए किया। उसके बाद रीजनिंग के लिए एज सच मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन 40 नंबर लाना प्री में बहुत आसानी से आ जाता है रीजनिंग में, लेकिन 40 को 50 कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा 40+ तो आ जाता था, लेकिन 50 नहीं आता था। कभी 45, कभी 47.5, मतलब कभी सिली मिस्टेक हो गया, कभी क्लिक नहीं किया, एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और क्लिक नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैं रिवर्स इंजीनियरिंग किया कि जो मेरा वीक टॉपिक था, एग्जाम्पल कोडिंग डिकोडिंग, नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनना, ये सब वीक था। और ये जरूरी नहीं है 100% श्योरिटी के साथ कि उतना स्टिमुलेटेड टाइम के अंदर मेरे से ये सॉल्व हो जाए। तो उसका मैं E1 कोचिंग सेंटर से कमल छाबड़ा सर का वीडियो आता है, हर टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं वो सिलेक्टेड टॉपिक किया हूँ, सारा नहीं किया हूँ, क्योंकि सारा का नीड भी नहीं था। मिरर इमेज में क्या ही करेंगे टॉपिक, क्या कि दिखता है सब कुछ। तो रीजनिंग का ये था। अब रीजनिंग का ये प्री का था। मेंस का ये है कि एनालिटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ड्यू कोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब 2022-2023। तो एनालिटिकल रीजनिंग में बहुत अच्छा कमांड रहना जरूरी है अगर आप अच्छा पोजीशन चाहते हो। तो बैंक, ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है वो बैंकिंग पैटर्न से मतलब कि डिराइव हुआ है, मतलब बैंकिंग में पहले आता था, आरबीआई ग्रेड बी में आता था, तो अब वो एसएससी में भी आ रहा है। तो मैं बैंकिंग का जो भी प्रीवियस एक अरिहंत का होता है उसको सॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन देखा, समझा और फिर इस पे कमांड बनाया। बाकी मेंस का और रीजनिंग का सिलेबस ओवरऑल सिमिलर है। उसके बाद बचा इंग्लिश। मेरा वीक पॉइंट है वोकैब। तो मेरे को पता था कि कम टाइम में पूरा वोकैब याद करना पॉसिबल नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे को पता था कि मेरा वीकनेस क्या है और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। मैं पहले न्यूज़पेपर पढ़ा हूँ तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है, मतलब कि समझ में आ जाता है। और स्पेशली जैसे एडिटोरियल पहले पढ़ता था और न्यूज़ कॉलम पढ़ता था तो अंडरस्टैंडिंग ठीक है। तो PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेज हो गया, ये सब में अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सारा कुछ बेस होता है। अगर वोकैब नहीं भी याद है लेकिन फिर भी सेंस एक समझ में आ जाता है, पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव जा रहा है,
कौन से टॉपिक से लिंक है, अगर मेरे को पीछे का बैकग्राउंड पता है, अगर इन्वायरमेंट से है, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से है तो मेरे को बैकग्राउंड पता है कि क्या है, उसमें कितना मेंबर है, तो मैं वो वर्ड का मतलब समझ जाता था बिना वोकैब याद किए हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वोकैब को मैं छोड़ दिया था। वोकैब में लास्ट में करीब जुलाई के बाद अक्टूबर तक 3 से 4 घंटा सुबह का देता था, क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं था कि एकदम बहुत आगे चल जाना है। मेरा ये मकसद था कि जो बल्क है, जहाँ पर बहुत मेन स्टूडेंट आते हैं जो 10 नंबर के अंदर, कि उसके अगर 5 नंबर आगे आ गया तो बहुत अच्छा रैंक, अगर 5 नंबर पीछे तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो वो जो बल्क है उससे मेरे को आगे जाना था। मेरा ये मतलब नहीं, मेरा ये मोटिव नहीं था कि बहुत अच्छा करना है। तो जो जनरल अगर लोग कोई बता, तो जनरल अगर वोकैब अगर सबको आता है तो उतना मेरे को आना चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया तो मेरे को हम छोड़ के आ जाएंगे। जो बहुत अच्छा वोकैब में वो करेगा, लेकिन कंपटीशन उस पर डिटरमाइन नहीं हो पाएगा, मतलब क्योंकि वो बहुत चंद लोग सही किए हैं। तो इंग्लिश का यही था कि प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लोज टेस्ट इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, वोकैब इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। अगर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी है इंग्लिश का तो प्री में 30, 35, 40 आ सकता है। उससे ज़्यादा लाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। और मेंस का जहाँ तक है तो मेंस में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू वोकैब। अगर याद है लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो कोई यूज नहीं है। तो इसलिए वोकैब में, मेंस में ये इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और ये सब जो डायनेमिक चीज़ है उस पर थोड़ा पकड़ होना चाहिए तो अच्छा स्कोर हो जाता है। और लास्ट में जीएस का है, तो जीएस में ये है प्री का थोड़ा सा अलग अप्रोच है और मेंस का अलग थोड़ा सा अप्रोच है। प्री में है कि 3 सेक्शन है, एक है जनरल जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, ये सब एक कैटेगरी में आते हैं। दूसरा करंट अफेयर और तीसरा स्टैटिक जीके। तो मेरे पास कम टाइम था जो कि एक पैरामीटर है, तो मैं अगर 150 से प्लस मेरा जा रहा था तो मैं स्टैटिक जीके का बस वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया प्रीवियस ईयर का, जो कि अगर रिपीट हो जाए, अगर सब कोई सॉल्व कर ले तो मेरे से भी सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं कि मेरे को एक एक डिटेल में एक एक सिंगर का नाम याद होना चाहिए, म्यूजिशियन का नाम याद होना चाहिए, लेकिन जो फेमस है उसका नाम पता होना चाहिए। ठीक, तो ये था स्टैटिक जीके का। करंट अफेयर कुछ खास किया नहीं था। एग्जाम से पहले 1-2 महीना पहले कंपाइलेशन आ जाता है, मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट का आ जाता है, वहाँ से कंपाइलेशन किया जा सकता है। अभी अगर 4-5 महीना है तो करंट अफेयर करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर न्यूज़पेपर डेली कंटिन्यूअस अगर कभी देख लिया, चलते चलते देख लिया, कोई अच्छा अपॉइंटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का अपॉइंटमेंट जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, अगर कोई अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का अपॉइंटमेंट होता है तो हल्का एक नज़र होना चाहिए कि हाँ ये अपॉइंट किया गया है। तो ये हो गया। अगर कुछ अच्छा जैसे पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब कुछ अच्छा अवार्ड मिला है तो भारत रत्न तो कम से कम याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोगों को मिलता है। तो ये एक बेसिक है ये करंट अफेयर के लिए। ऐसे 1-2 महीना पहले एग्जाम से एक कंपाइलेशन आ जाता है, अच्छे इंस्टीट्यूट का आ जाता है। ठीक, तो वो एक बार 2-3 बार रिवाइज करने से ये हो जाता है कि अगर आ गया समझ में तो बना दिया, अगर नहीं आया तो छोड़ दिया। क्योंकि जीएस में खासकर प्रीलिम्स में 100% एक्यूरेसी में जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद बचा मेन पोर्शन जो कि बहुत वास्ट है, उसको करने में बहुत समय लगता है। और वो लेकिन ये ऐसा है कि अगर उस पर कमांड बन गया तो अच्छा स्कोर हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो उसमें जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब आता है, तो उसमें मैं अप्लाई किया 20-80 रूल। उसका ये मतलब है कि 20% ऑफ द सिलेबस विल अपीयर इन 80% ऑफ द क्वेश्चन। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि 20% ऑफ द सिलेबस कौन ऐसा है जो 80% ऑफ द क्वेश्चन में आ रहा है। तो जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो भी है इंपॉर्टेंट है, सेंसस इंपॉर्टेंट है, सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, ये सब का क्वेश्चन हर साल आता है। रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स याद होना जरूरी है, लेकिन सारा आर्टिकल्स याद होना जरूरी नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यूपीएससी या फिर अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ये सब अच्छे से याद होना ज़्यादा जरूरी है। तो ये सब 20% ऑफ द क्वेश्चन में आता है, और ये सब पे 100% कमांड बनाना ज़्यादा अच्छा है रैदर देन पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, लेकिन ये सब पे पूरा कमांड नहीं है जो कि 80% ऑफ द क्वेश्चन में अपीयर होगा। और
अगर अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं है तो कंफ्यूजन होगा उसमें। और उसके बाद फिर आता है मेंस का जीएस का पोर्शन। तो मेंस में ये मेरा अप्रोच है कि एक फिक्स पैटर्न है, अगर खुद से अगर अच्छे से एनालाइज किया जाए तो एक फिक्स पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन रिपीट करता है हर साल, ठीक है। तो अगर वो टॉपिक हर साल रिपीट कर रहा है तो उस पर 100% कमांड बनाना ज़्यादा अच्छा है कि रैदर देन हम पूरा ब्लैक बुक बैठ करके याद कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जो 20% है उसको डेप्थ में पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट जो है स्पेक्ट्रम से पढ़ लो, उससे बढ़िया है कि किसी का वीडियो देखने से, क्या कोई भी रहेगा स्पेक्ट्रम से ज़्यादा नहीं उठा पाएगा। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो 20% में आ रहा है उसमें थोड़ा सा इन डेप्थ जाना जरूरी है। और